हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा में। आज हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। होप शो आपने लेक्चर देख लिया होगा इससे पहले। ठीक है, तो बेटर है कि आप पहले लेक्चर देखिए, फिर ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज यूजुअल जैसे मैं पैटर्न समझता हूँ कि पहले वीडियो पॉज करें, खुद से ट्राई करें, समझ में नहीं आता तो मैं समझा ही रहा हूँ। अगर आपको आता है अच्छे से तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या बोला उसने? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -2/√3 इज इक्वल टू। भाई कॉसेक इनवर्स की क्या पूछी गई आपसे? प्रिंसिपल वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू का सीधा सा मतलब ये है भाई, कॉसेक इनवर्स की जो हमने रेंज है, कॉसेक इनवर्स के लिए जो रेंज है उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होनी चाहिए। और अगर आपको याद हो कॉसेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है सर? -π/2 से लेकर के π/2 क्लोज इंटरवल, और बीच में से क्या हटा देते हैं सर? 0। तो ये होती है मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी मेरा जो आंसर होगा वो इस इंटरवल के अंदर होना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, तो अब सीधा सा है, मुझे ये बताना होता है भाई कॉसेक की जो वैल्यू है -2/√3 किस एंगल के लिए होती है, वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कॉसेक मुझे पता है किसका उल्टा होता है सर? साइन का उल्टा होता है। तो आप देख लो कि जैसे -2/√3 है, तो यानी मुझे देखना है कि -√3/2 साइन की किस एंगल के लिए वैल्यू होती है, उसी एंगल के लिए मेरी कॉसेक के लिए बन जाएगी। दैट्स इट, सिंपल, क्योंकि मैंने उल्टा कर दिया पहले। और माइनस का भी मैंने तरीका बताया था आपको चेक करने का, कि माइनस को भूल जाओ, एक बार √3/2 प्लस का देखो, तो प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मुझे बताइए साइन की कौन से एंगल के लिए वैल्यू √3/2 होती है? तो सर मुझे याद आएगा 60 डिग्री मीन्स वी कैन से π/3 के लिए मेरी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? √3/2 होती है। और जैसे ही मैं नेगेटिव साइन लगाता हूं, तो आप कहां पहुंच जाते हो? आप फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कोई भी एंगल अल्फा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ में जाके क्या बन जाता है? -अल्फा। ये मैंने चीजें बताई थी। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे निकलता है? पाई में से वो एंगल माइनस कर दो, दैट्स इट। मुझे थर्ड की जरूरत नहीं पड़ती, तो मुझे इन तीनों की जरूरत है मेनली। ठीक है, तो अब मैंने क्या देखा कि माइनस साइन यानी कॉसेक, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव आने का मतलब ही यही है कि ये वैल्यू कहां लाई करेगी? मेरी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अल्फा यानी π/3 को फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाओ, दिस बिकम -π/3। सो दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन। इट मींस ए इज योर करेक्ट आंसर। सो जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है उनके लिए सेकंड्स के क्वेश्चंस है। ठीक है, बाकियों के लिए मैंने आपको बता दिया पैटर्न कैसे करना है आपको। देखिए भाई, सेक इनवर्स 2, सेक किसका उल्टा होता है सर? कॉस। तो अब मुझे बताइए कॉस हाफ कौन से एंगल के लिए होता है? ठीक है, या फिर कॉस इनवर्स हाफ किस की वैल्यू क्या होती है? तो मुझे याद आएगा सर, मैंने इस 2 का उल्टा किया क्योंकि सेक कॉसेक का उल्टा होता है। ये वैल्यू साइन और कॉस की हमें याद होती है इन जनरल, ऐसे इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। बाकी आपको डायरेक्टली याद है, डायरेक्टली कर लो। तो वो होता है सर 60 डिग्री यानी π/3 के लिए, और पॉजिटिव है मतलब इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स योर आंसर इज π/3। दैट्स सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड देखिए, अगेन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स √3। अब मुझे बताइए टेंजेंट √3 कहां होता है? अगेन एट 60 डिग्री मीन्स π/3। ये तो डायरेक्ट आंसर है। फोर्थ और फिफ्थ में आपको लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इनके साथ मुझे कुछ थोड़े और कॉन्सेप्ट आपको बताने हैं जो चीजें आपने नहीं पढ़ी है, तो ये हम लास्ट में करेंगे। अभी हम पहले बाकी सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। 6 देखिए, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, देन y कहाँ होगा? अब y क्या होगा सर? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। और साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है सर? -π/2 से लेकर के π/2 क्लोज इंटरवल मींस दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो इस बात को आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए। क्लोज इंटरवल का मतलब इक्वल टू बी होगा, और दिस मीन्स ओपन इंटरवल। ठीक है, सो बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। क्वेश्चन नंबर 7 इज टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू। अब ये देखो, मैं आपको पहले बता चुका हूं, टेंजेंट इनवर्स √3 की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले निकाली। ये कहां होता है सर? टेंजेंट जो है √3 होता है π/3 यानी 60 डिग्री पे। बीच में मेरा साइन माइनस का है, मैंने एज इट इज रखा। अब मुझे बताइए सेक इनवर्स -2 कहां होता है? तो अब मेरे दिमाग में आएगा सर, मैंने अभी भी सेक इनवर्स 2 पढ़ा था। सेक इनवर्स 2 यानी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 2 की। ठीक है, 2 मतलब कहां होगा सर? 60 डिग्री पे होगा। इसकी वैल्यू तो होगी 60, मतलब π/3 ही होगी। चीजें क्लियर? बट बात हो रही है भाई सेक इनवर्स -2 की। अब -2 से मुझे आना चाहिए सेक का
प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, तो वो मेरे दिमाग में आती है सर, वो होती है सर 0 से लेकर पाई तक, और इसमें से आप हटा दीजिए पाई बाय 2 को, ये होती है सर। सो नेगेटिव होने के, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो यानी नेगेटिव कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और मैंने आपको अभी अभी बताया सेकंड क्वाड्रेंट में अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मुझे पता है तो सेकंड में कैसे निकालोगे, पाई माइनस अल्फा, दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये एंगल क्या आने वाला है, पाई माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखा, दैट इज पाई बाय 3। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यू गेट योर आंसर। सो माइनस अंदर जाएगा तो दिस बिकम पाई बाय 3 माइनस का पाई एंड प्लस का पाई बाय 3। अब पाई बाय 3 दिस बिकम 2 पाई बाय 3। एलसीएम क्या आएगा 3, तो दिस माइनस पाई बाय 3 इज योर आंसर फॉर दिस वन। आई थिंक सॉल्व करना आता है, दैट्स इट। सो बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोला, साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ। तब मुझे पहले बताइए साइन इनवर्स हाफ कहाँ पे होता है सर, साइन हाफ होता है 30 डिग्री यानी पाई बाय 6 पे सर। माइनस है मतलब हम पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है साइन की, माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2, तो इसका मतलब दिस इज माइनस पाई बाय 6। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई मेरी, साइन इनवर्स माइनस हाफ कहाँ होता है सर, किस एंगल पे होता है, माइनस पाई बाय 6 पे होता है। बाकी लिख लीजिए एज इट इज, तो साइन पाई बाय 3 माइनस साइन एज इट इज, साइन पाई बाय 3 ये मेरा एज इट इज माइनस साइन, इसकी वैल्यू मैंने अभी भी आपको क्या बताई, दैट इज पाई बाय 6, वो भी माइनस का, सो माइनस का पाई बाय 6। दिस माइनस माइनस बिकम प्लस, एलसीएम क्या आएगा सर 6, तो दिस बिकम 3 पाई बाय 6 और वी कैन से पाई बाय 2। तो ये आ गया साइन बाहर एज इट इज, इसको सॉल्व किया तो मुझे मिल गया पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 क्या होता है सर 1। सो दैट्स योर फाइनल आंसर, मीन्स टी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। इजी आई थिंक, बस ऐसे ही इजी क्वेश्चंस होंगे आपके। नेक्स्ट देखिए, टेंजेंट इनवर्स रूट 3 कहाँ होता है सर, टेंजेंट रूट 3 कहाँ होता है, एट पाई बाय 3 मीन्स 60 डिग्री पे, माइनस का साइन बीच का एज इट इज। अब कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 पूछा है आपसे, ठीक है, तो पहली बात मैं देखता हूं कि कॉट प्लस, देखो कि कॉट इनवर्स रूट 3 किसके लिए होगा सर, वो होता है 30 डिग्री यानी पाई बाय 6 के लिए, और माइनस का मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, फिर से चले जाओ ओपन इंटरवल 0 से पाई, यानी आप पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कैसे निकालते हैं एंगल, पाई में से माइनस करके, यानी पाई माइनस पाई बाय 6 इज देयर। चीजें क्लियर, सो माइनस साइन एज इट इज, और इसकी जो वैल्यू आई दैट इज योर पाई माइनस पाई बाय 6। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू याद आप वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ जस्ट सॉल्व इट, ये माइनस अंदर जाएगा तो पाई बाय 3 माइनस का पाई एंड प्लस का पाई बाय 6 हो जाएगा। एलसीएम क्या आएगा सर सबका 6, तो दिस बिकम 2 पाई माइनस 6 पाई एंड प्लस पाई इज देयर। सो 3 पाई प्लस का है माइनस का 6, तो माइनस का 3 पाई बाय 6, और वी कैन से माइनस का पाई बाय 2। फाइनल आंसर इज दिस। क्लियर, सो करेक्ट आंसर इज बी फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई, ये तो डायरेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। कॉसेक किसका उल्टा होता है सर, साइन का, तो बस साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख दो और उसमें से 0 हटा दो, क्योंकि साइन कॉसेक क्या होता है 0 पे डिफाइन नहीं होता, क्योंकि कॉसेक का मतलब 1 बाय साइन, और 1 बाय साइन, साइन 0 पे 0 होता है, तो 1 बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, दैट्स वाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब ये क्वेश्चन थोड़े अलग आ गए, ठीक है, अब देखो द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस इज। अब होप शो आपको डोमेन के बारे में पता है, ये हम 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, और बार बार हम बात करते हैं। यानी मतलब क्या, सीधी सी बात है कि x की कौन सी वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन मेरा डिफाइन होगा। मेरे पास है कॉस इनवर्स 2x माइनस 1, ठीक है। अगर मैं सिंपली इसको ऐसे लिखता कि कॉस इनवर्स x है, मान लो मेरे पास, मैं सिंपली ऐसे लिख दिया, तो ये x कहाँ से कहाँ तक होता है तब ये डिफाइन होता है। तो हम सब जानते हैं सर ये x जो है वो -1 से लेकर के 1 के बीच में होना चाहिए। इसको ऐसे लिखो, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ये x क्या होना चाहिए सर, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए ऐसे, ठीक है, सॉरी क्लोज इंटरवल मीन्स इक्वल टू भी आएगा। सो -1 से 1 के बीच में होगा तब ये डिफाइन होगा। ये मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे मिल जाएगी कॉस इनवर्स 5 की वैल्यू बताओ, तो भाई मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि ये तो डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि कॉसेक इनवर्स यानी कॉस की वैल्यू जो होती है -1 से 1 के बीच में ही होती है। चीजें क्लियर। अब देखिए, अब यहां पे आते हैं वापस से। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि भाई कॉसेक इनवर्स ये जो x है ये -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। मतलब अब यहाँ पे x का काम ये ब्रैकेट वाला पार्ट कर रहा है, यानी ये 2x - 1 जो है ना,
अगर ये -1 से 1 के बीच में होगा तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा, अदरवाइज ये डिफाइन नहीं होगा। सो नाउ वी हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, सो होप शो आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है। कैसे करते हैं, एक्स निकालना है तो इस -1 को हटाने के लिए क्या करोगे, पहले एडिंग बोथ साइड, एडिंग थ्रू आउट 1, सब 1 ऐड कर दो, और इनइक्वालिटीज में प्लस या माइनस की टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो यहाँ -1 है, मैंने प्लस का 1 ऐड किया, लेस देन इक्वल टू 2x -1, मैंने +1 ऐड किया, लेस देन इक्वल टू 1 + 1। सॉल्व करो, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 2x और यहाँ आ गया सर 2। चीज़ें क्लियर। अब मैं थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी हमने इनइक्वालिटीज में पढ़ा हुआ है। 0/2 इज 0, 2 से 2 कैंसिल आउट, दिस इज योर x, 2 से 2 कैंसिल आउट, यू गेट 1। यानी x जो है कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। इस बात को आप ऐसे लिखो या फिर इस बात को आप ऐसे लिखो, एक ही बात है। इट मीन फॉर क्वेश्चन नंबर 12 योर आंसर इज ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। क्लियर, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये हटा देता हूं मैं। द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, ये भाई फंक्शन है और अगेन मुझे इसका डोमेन पूछा गया है कि क्या होगा। ठीक है, तो फिर से वही कंसेप्ट भाई, कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स के लिए तो सेम होता है ना, कि यहाँ जो होता है, यानी अगर मैं लिखता हूँ साइन इनवर्स एक्स, तो ये एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए सर, ये -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, एज यूजुअल जैसे साइन का था वैसे कॉस का है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे मैंने लिखा है ये वाला टर्म, यानी मैंने लिखा है √x - 1 जो है वो क्या होना चाहिए सर, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। क्या चीज़ें क्लियर है, यस और नो? यस, ठीक है, पहली बात है। अब यहाँ पे एक छोटा सा दिमाग लगाने वाली बात ये है सर कि मुझे पता है रूट के अंदर किसी भी टर्म का आप स्क्वायर रूट निकालिए, क्या वो कभी नेगेटिव आ सकता है? जी नहीं आ सकता, वो 0 आ सकता है। जब x की वैल्यू 1 होगी तो ये 0 हो सकता है, बट माइनस कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो √x - 1 मैंने लिखा है ना, ये हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, तब ये डिफाइन होगा। सीधी सी बात ये है। ठीक है, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ। अब अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 0 का स्क्वायर तो 0, ठीक है, एंड दिस इज योर x - 1 सिंपली, एंड 1 का स्क्वायर होता है 1। क्या चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? सारी टर्म्स पॉजिटिव है क्योंकि रूट के अंदर टर्म तभी डिफाइन होगी जब वो पॉजिटिव होगी। चीज़ें क्लियर? सो अब मुझे क्या चाहिए, -1 हटाना है, तो थ्रू आउट 1 ऐड कर दो, 0 + 1 दिस यू गेट 1, इस 1 से 1 कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा x और ये हो जाएगा 2। यानी x जो है मेरा किस किस के बीच में होना चाहिए सर, 1 से 2 के बीच में होना चाहिए, 1 से 2 के बीच में होना चाहिए, तब ये डिफाइन होगा। तो योर आंसर इज ए फॉर दिस वन। ठीक है, और एक तरीका और है इस चीज़ को करने का कि मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना कि मैं ये वैल्यूज पुट करके देख सकता हूँ, इन्हीं में से कोई वैल्यू। ठीक है, जैसे इसने बोला कि -1 से 1 के बीच में, आप -1 पुट करके देखो, यहाँ -1 -2 और रूट के अंदर -2 डिफाइन ही नहीं होता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 0 से 1 चेक करके देखो। ठीक है, इसके बीच में जैसे मैंने 0.5 रखा तो ये नेगेटिव टर्म आ जाएगी, फिर से डिफाइन नहीं है, तो एक आंसर ये बचता है। इसको चेक करके देखो, 1 रखोगे 0 मिलेगा, 2 रखोगे 1 मिल जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, मीन्स ये 0 से 1 के बीच में है। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। तो आपका तरीका है, बेसिक सी चीज़ें होती है, देखो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 14 इज लेट दिस cos 2 tangent inverse x is equal to half, then the value of x will be। तो x की वैल्यू क्या होगी? अब ध्यान से देखो, cos और यहाँ पे एक कुछ भी है, डजेंट मैटर क्या है ये। इसका मतलब मैंने सिंपली ये बोला कि cos, और मैं इसको मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए कि ये मेरा क्या है सर, थीटा है। ठीक है, मैंने क्या माना, इसको थीटा है, तो cos थीटा क्या है सर मेरा, दिस इज इक्वल टू हाफ, ये मुझे गिवन है। तो अब मुझे बताइए cos थीटा हाफ किस एंगल के लिए होता है सर, जब थीटा की वैल्यू होगी मेरी π/3 यानी 60 डिग्री। थीटा मैंने किसको बोला, मैंने बोला था सर 2 टेंजेंट इनवर्स x को बोला था, इस पूरे को थीटा बोला था, दैट इज इक्वल टू π/3। इस 2 को उधर ले जाइए, 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, यानी π/6 हो जाएगा ये। अब मुझे बताइए टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू π/6 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टेंजेंट π/6 इज इक्वल टू x। टेंजेंट π/6 मतलब टेंजेंट 30, और टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है सर, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, मीन्स बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। क्लियर? लास्ट 3। ठीक है, फिर इसके बाद 2 क्वेश्चन छोड़े थे वो करेंगे। cos इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू। अब मुझे बताइए cos इनवर्स हाफ कहाँ पे होता है भाई सर, ये होता है मेरा π/3 यानी 60 डिग्री पे, प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स हाफ कहाँ होता है सर, 30 पे यानी π/6 पे।
ठीक है, 2 3 जा 6, तो यू ऐड 2 पाई बाय 3 थे। सो दैट्स इट। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ अगेन डोमेन वाला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 16। द डोमेन ऑफ द फंक्शन cos इनवर्स log 2 दिस इज। तो अब यहाँ पे log इन्वॉल्व है, तो आपको लॉगरिथम के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। सो चलो साथ साथ बात करते हैं। तो अगेन वही चीज आती है भाई, cos इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है, जब ये वाली वैल्यू जो भी हो डजेंट मैटर, ये क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। यानी मैं अगर इसको लिखता हूं log ऑफ बेस 2 है x² + 5x + 8, यानी log ऑफ x² + 5x + 8 टू द बेस 2 कहां से कहां तक होना चाहिए सर, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तभी ये क्या होगा, डिफाइन होगा। cos इनवर्स ये जो पूरी टर्म है ये क्या होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। ये मैंने लिख दिया पहली चीज ये। अब यहाँ पे लॉगरिथम के बारे में सीखने वाली चीज क्या होती है कि आपको पता होना चाहिए कि log ऑफ a टू द बेस a, यानी जब बेस और यानी बेस और आर्ग्यूमेंट जब सेम होता है तो उस log का आंसर क्या होता है सर, इट इज ऑलवेज 1, ठीक है, इट इज ऑलवेज 1। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि ये वाली टर्म जब 2 के इक्वल होगी तब ये 1 होगा, ठीक है, तब ये क्या होगा 1। तो इसका मतलब ये है कि x² + 5x + 8 एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, जब इक्वल टू 2 और लेस देन 2 होगी तब ये 1 से छोटा होगा। अब बात आती है -1 से बड़ा भी होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करोगे, तो अब इसके लिए सिंपल सा तरीका, log ऑफ 1/a टू द बेस a, ये क्या होता है सर, -1 होता है, ठीक है। क्या होता है, -1। कैसे, देखो इसे एक ऊपर लेके जाओ, दिस बिकम log ऑफ a टू द बेस a, और ये a जाएगा तो ये हो जाएगा -1 रेज़्ड टू पावर, ठीक है। तो log ऑफ a रेज़्ड टू पावर -1 टू द बेस a, ठीक है। अब हमने एक प्रॉपर्टी लॉगरिथम की अगर आपको पता हो तो log ऑफ m रेज़्ड टू पावर n, बेस कुछ भी हो सकता है डजेंट मैटर, तो इसको पावर को आगे लेके आ सकते हैं, log ऑफ m लिख सकते हैं डायरेक्टली। अब बेस कुछ भी हो डजेंट मैटर, e, a, 10, 5, 7 डजेंट मैटर, ठीक है। तो बाय दिस यू कैन राइट है -1 log ऑफ a टू द बेस a। ये क्या होता है सर, अब ये भी बड़ा 1 होता है, इट मीन्स योर आंसर इज -1 फॉर दिस वन। सो दैट्स वाई मुझे मिलता है कि ये क्या होना चाहिए, मेरा हाफ से बड़ा होना चाहिए। यानी ये जो आर्ग्यूमेंट है लॉगरिथम का, ये 2 से छोटा होना चाहिए और हाफ से यानी 1/2 से बड़ा होना चाहिए, तब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। होप शो ये प्रॉपर्टीज आपको पता होगी, नहीं पता तो अब पता लग गई, अब आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। सो कैसे करोगे, एज यूजुअल ये मेरे पास अब एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्या है सर, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक फंक्शंस को डोमेन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली इसको कंप्लीट इन स्क्वायर मेथड लगा दो। यानी क्या करना है, आपको स्क्वायर कंप्लीट करना है। x² एज इट इज रखा मैंने, 5x + 8 मैंने एज इट इज लिखा। आपको करना क्या होता है, ये जो x का कोफिशिएंट है सबसे पहले देखना होता है सर, x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ऑलरेडी 1 है। x का जो कोफिशिएंट है 5 है, उसका हाफ करना है, यानी हाफ किया मतलब 5/2, उसका स्क्वायर ऐड करना है और उसी का स्क्वायर को क्या कर दो आप, सब्ट्रैक्ट कर दो। उसी के क्या करना है आपको, उसी का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। एंड दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2। ये जो कंडीशन है एज यूजुअल चल रही है मेरी, ठीक है। अब हाफ मेरा एज इट इज लेस देन इक्वल टू, अब x², 5x और 5/2 होल स्क्वायर, ये बन के क्या बन रहा है, ये बन रहा है सर मेरा x + 5/2 का होल स्क्वायर, यानी a² + b² + 2ab इज देयर, ठीक है। चेक कर सकते हो, इजी। बाकी क्या बचा, बाकी बचा मेरे पास 8 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, 5² इज 25 डिवाइड बाय 4 लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है भाई। होप शो क्लियर है यहाँ तक, सॉल्व करो आगे बस, मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है बस, ठीक है। सो ये मेरा हाफ एज इट इज लेस देन इक्वल टू, ये मैंने x + 5/2 को एज इट इज रखा का होल स्क्वायर, इन दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 4, तो ये हो जाएगा 32 - 25 7, तो दिस इज योर प्लस का 7/4 लेस देन इक्वल टू 2। 7/4 को दूसरी तरफ लेके जाना है, मतलब मैं 7/4 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ थ्रू आउट, ठीक है। और इनइक्वालिटीज में फिर से वही बात कि भाई किसी भी टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाफ प्लस दिस इज -7/4 नॉट प्लस x + 5/2 का होल स्क्वायर प्लस का 7/4 है, मैंने -7/4 कर दिया और लास्ट टर्म बची 2 - 7/4। जस्ट सॉल्व इट। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 4, दिस योर माइनस का 5/4
लेस देन इक्वल टू। चीज़ें क्लियर? यस, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा मेरे पास x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8 माइनस दिस इज योर 1/4। होप सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ठीक है, अब इनइक्वलिटीज़ के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ मिलता है मुझे, सॉरी, कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि मेरा एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, जो एक्स होना चाहिए वो किस किस के माइनस ए से लेकर के ए के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और अगर मुझे मिलता है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, एक्स जो है या तो ए से, सॉरी इक्वल टू भी साइन है तो इक्वल टू साथ में आएगा, एक्स जो है वो ए से बड़ा होना चाहिए, और या फिर एक्स जो है वो माइनस ए से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये हम इनइक्वालिटीज में पढ़ते हैं ऐसे। ठीक है, तो स्क्वायर जब जाएगा तो दोनों का रूट होगा। ठीक है, और अब मुझे पता है एक चीज आप ध्यान से देखो कि x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर है, अगेन वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब ये हमेशा 0 से बड़ा होगा और इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1/4, यानी 0 से 1/4 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो अगर मैं इसका क्या करूंगा, रूट करूंगा, तो इसका मतलब x प्लस 5/2 जो है मेरा वो क्या होना चाहिए सर, इसका स्क्वायर रूट निकालो, दैट इज 1/2। ये 0 से 1/2 के बीच में होना चाहिए, और क्या होना चाहिए सर, x प्लस 5/2 जो है वो माइनस हाफ से लेकर के 0 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और सिंपली वी कैन से दैट कि मेरा x प्लस 5/2 जो है वो माइनस हाफ से लेकर के हाफ के बीच में होना चाहिए। क्या ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, पहले देखो। ठीक है, पहले ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। वैसे इनइक्वालिटीज यानी 11th स्टैंडर्ड की चीजें हैं। ठीक है, तो सिंपल सी, अब देखो यहां से मैंने जब ये बोला कि 0 से 1/4 के बीच में है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली मैंने यही बात बोली थी, ये वाली चीज, तो ये वाली कंडीशन यहां अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो दिस इज लेस देन 1/4 है, तो मैंने रूट करके बस इन दोनों के बीच में लिख दिया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी वैल्यूज आप रख के इसमें चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होप से समझ में ये चीजें। ठीक है, सो अगर ये चीजें समझ में आ गई तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं बस इसको। सो मुझे क्या चाहिए, 5/2 हटाना है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो 5/2 थ्रू आउट, तो माइनस का हाफ माइनस का 5/2, ये x ही बचेगा, डायरेक्टली कर देता हूँ, हाफ माइनस 5/2, सॉल्व इट। सो यू गेट हेयर माइनस का 6 यानी -3, तो x जो है -3 से लेकर के योर एलसीएम इज 2 अगेन, सो दिस बिकम माइनस का 4 मीन्स -2। सो x जो है -3 से -2 के बीच में होना चाहिए, दैट्स योर आंसर। सो -3 से -2 मीन्स B इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। होप सो क्लियर है। ठीक है, तो मे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस इनइक्वालिटीज आपको थोड़ी सी आनी चाहिए, दैट्स इट। लास्ट क्वेश्चन, देखो भाई क्या बोला इसने, अगेन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसका डोमेन वैसे पूछा गया, तो साइन इनवर्स, ये वाली टर्म क्या होनी चाहिए सर, log ऑफ हाफ एक्स स्क्वायर टू द बेस 2 मस्ट बी इन बिटवीन -1 से 1। और ये प्रॉपर्टी मैंने अभी भी पढ़ाई, ये कब होगा, जब ये वाली जो वैल्यू है यानी आर्ग्यूमेंट जो है मेरा क्या होना चाहिए, जो बेस है उसके इक्वल होगा तब 1 होगा, और जब हाफ होगा तब ये क्या हो जाएगा सर, -1 होगा, तो दैट्स इट। ठीक है, तो अब मुझे 2 को हटाना है, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2, यू गेट है 1, यू गेट एक्स स्क्वायर एंड यू गेट 4, यानी एक्स स्क्वायर जो है वो 1 से 4 के बीच में होना चाहिए। तो x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए सर, x मेरा जो होगा 1 से 2 के बीच में, 4 का रूट 2, और x जो है मेरा -2 से -1 के बीच में, इक्वल टू का साइन है तो साथ में इक्वल टू का साइन भी लगाइए, सॉरी। ठीक है, सो इसके बीच में होना चाहिए, दैट्स इट। सो x की वैल्यू या तो 1 से 2 के बीच में होनी चाहिए, और यहां से मुझे क्या बोलते हैं, x की वैल्यू -2 से -1 के बीच में होनी चाहिए। सो बस आंसर मैच कर लीजिए। सो क्लोज इंटरवल आएगा, क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है, तो -2 से -1, ये छोटा इंटरवल है, पहले लिखा हुआ मिलेगा -2 से -1, ठीक है।
एंड 1 से 2। अब ये ओपन इंटरवल लगा दिया इसने, ये गड़बड़ कर दी तो ये गलत है, ये आंसर नहीं हो सकता। क्लोज इंटरवल थ्रू आउट, -2 से -1 एंड 1 से 2, दिस इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, तो ये आसान है। ठीक है, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन टिपिकल थी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन नॉर्मली आपको नहीं मिलता है, बट अगर मिलता है तो आपको आना चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ें अगर आपको कन्फ्यूजन हो अभी भी इन चीज़ों में, तो आप एक बार 11th स्टैंडर्ड का जो हम इनइक्वालिटीज पढ़ते थे उसके जो बेसिक फॉर्मूलेस हैं वो आप कर सकते हो, तो उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं वापस से मूव करता हूँ, जो हमने क्वेश्चन छोड़े थे 2, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ये किसकी इनमें से प्रिंसिपल वैल्यू है, पहली बात तो ये पूछेगी। तो अब एक चीज ध्यान से देखो, 2π/5, ये एंगल कितना है भाई, π/5 का मतलब होता है आई थिंक 36, यस और नो, यस आई थिंक 36 2 72, यानी ये एंगल है -72, यानी आप -72 मतलब आप हो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू किसकी हो सकती है सर, ना तो कॉस की हो सकती ना सेक की हो सकती, एक ऑप्शन है ये। ठीक है, अब यहाँ पे नन ऑफ दीज देके इसने मुझे बोल दिया कि भाई इसको चेक करके बताओ मुझे, तो ठीक है इसको चेक करके बताओ। ठीक है, तो इसको करने के 2 तरीके हैं, कुछ तो एक तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर सकते हैं, जो कि मेरे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बट मैं बता देता हूँ, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो मैंने आपको जो हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कर रहे थे वहाँ पे भी मैंने आपको करवाया था वो। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, और इसको मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, तो दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अब मुझे चेक करना है कि क्या इसकी वैल्यू ये आएगी, मतलब साइन इनवर्स ये जो है इसकी जगह पे क्या मैं ये लिख सकता हूँ, सीधी सी बात ये है। ठीक है, यानी इस पूरे की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए मेरी, -2/5 आती है। क्या इस फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो ये है कि नहीं है, वो देखना है मुझे। तो देखो साइन इनवर्स साइन 7π/5 ये लिखा हुआ मैंने। ठीक है, जैसे मैं बोला था, एक डायरेक्ट तरीका है मेरे पास, एक जो है लॉन्ग मेथड है, जिससे कि हम ये फॉर्मूले ड्राइव करते जनरली। तो मान लिया मैंने इसको थीटा के इक्वल मान लिया, चीजें क्लियर यहां तक। अब मैंने इसको इधर लेके जाऊंगा, दिस बिकम योर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 7π/5। क्या ये चीजें क्लियर है? आई थिंक ये हम सब जानते हैं कि अगर मुझे लिखा हुआ मिलता है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, तो मैं इसको साइन y इज इक्वल टू x लिख सकता हूँ। ये तो सबसे बेसिक चीजें हैं, वही काम मैंने यहाँ पे किया। ये मेरा x की तरह ट्रीट हो रहा था, ये मेरा y है, तो y इधर आ जाएगा, x इधर चला जाएगा, दैट्स इट। अब हम सब जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन दिस, लेकिन ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब थीटा किसके इक्वल होना चाहिए सर, 7π/5 के इक्वल होना चाहिए। क्या सही है? सही, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे क्या है, प्रॉब्लम हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू की, और मुझे पता है प्रिंसिपल वैल्यू जब हम बात साइन की कर रहे हैं तो साइन की प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी सर, -π/2 से लेकर के π/2, यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में होनी चाहिए वो। ठीक है, 7π/5 मतलब आप ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए हो सर। π/5 मतलब 36, 7 जा 7 3 जा 21, मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट के इर्द गिर्द घूम रहे हो। ठीक है, क्या किया जाए? इसका मतलब ये वाली वैल्यू को मुझे फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना पड़ेगा। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं कैसे लिख सकता हूं उसको वो देखो। ठीक है, तो मैंने इसको वापस से लिखा कि साइन थीटा मैंने एज इट इज रखा, एंड दिस बिकम योर साइन 7π/5। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मैंने लिख दिया पाई प्लस 2π/5। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। वापस से आप एलसीएम लीजिए, आप वहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, यानी इस बात को ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब वापस से मैंने किया साइन थीटा इज इक्वल टू, अब साइन पाई प्लस थीटा, आप पहुंच गए कहां, थर्ड में साइन क्या होता है सर, नेगेटिव। पहली बात तो नेगेटिव साइन आएगा। पाई बोलता है नो चेंज, तो साइन का साइन, और अंदर बचा मेरे पास 2π/5। ठीक है, अब ये एंगल तब इक्वल होंगे जब ये माइनस साइन हटेगा, तो इसलिए मैंने क्या काम किया, साइन थीटा इक्वल टू, इसको लिख दिया साइन, माइनस अंदर लेके गया, दिस बिकम -2π/5। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो वापस से आप यहां पहुंच जाओगे। हम सब जानते हैं कि जस्ट ए मिनट, हम क्या जानते हैं कि सर साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। इस बात को मैंने ऐसे लिख दिया बस। ठीक है, अब साइन साइन है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी सर, -2/5। यही तो पूछा था इसने। ठीक है, सो दैट्स इट। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी सर, ये किसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी, माय बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन ऐसे दिया हुआ था, इसलिए मुझे चेक करना पड़ा, अदरवाइज मुझे चेक करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, दिस इज ये मेरा
एक मेथड है लॉन्ग मेथड जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। इसी मेथड से क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, फिर मैं शॉर्ट मेथड बताता हूं इसको, यानी विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ। देखो फिफ्थ एज इट इज है, तो साइन इनवर्स साइन ये पूछा है, तो अगेन इक्वल टू थीटा ले लो, सो दिस बिकम योर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 5π/3। तब मुझे पता होना चाहिए साइन 5π/3 का मतलब क्या है। पहले तो π/3 मीन्स हम बात 60 और 65 मीन्स 300। ये एंगल कैसा है सर 300 मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस 300 को मैं लिख सकता हूं, क्या मैं 300 को, जैसे मैंने एज यूजुअल अगर मैं बात करूं कोई भी एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो उसको मेजर करने के दो तरीके हैं। एक तो मैं इस तरीके से जाऊं यानी एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं, तो लेट बी दिस एंगल इज 300, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मैंने की इस तरफ, इस डायरेक्शन में जब मैं मूव किया तो ऐसे मेजर करूंगा। एक इसी एंगल को मेजर कर सकता हूं मैं इस डायरेक्शन में, और इसी को मैं लिख सकता हूं माइनस का 60। यस और नो सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर ऐसे यहां कर दीजिए। सो मैंने 5/3 को क्या लिख दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस का π/3, दैट्स इट। चीजें क्लियर, यानी मैंने 2π में से माइनस कर दिया। अब थीटा की वैल्यू क्या आ गई सर, सिंपली माइनस π/3। क्या ये साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है सर, बिल्कुल है। योर आंसर इज दिस, मींस सी इज योर करेक्ट आंसर, दैट्स इट। क्लियर, दैट्स इट, ठीक है। तो अब जो मैं बात करने वाला था, अब हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की, ठीक है। और शॉर्टकट नहीं बोल सकते, दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ये चीजें आती है। तो कैसे करना है देखो, अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलता है, बी लाइक दैट साइन इनवर्स साइन एक्स, इट इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स। बस ध्यान रखना है कि ये एक्स कहां से कहां लाई करना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मीन्स माइनस π/2 से π/2, ठीक है। तो सॉरी क्लोज इंटरवल। तो ये जो मैंने फॉर्मूला बताया ना, ये हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए वैलिड है, कि आपको मिलता है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू एक्स अगर मिलता है, सो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स। बट कंडीशन क्या है, ये एक्स कहां होना चाहिए मेरा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए बस। तो आपको जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर पता है, तो आपका आंसर सीधा डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। या तो होना चाहिए, नहीं है तो उसको कन्वर्ट करो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, देन योर आंसर इज दिस, ठीक है। तो आप साइन इनवर्स साइन एक्स को एक्स लिख सकते हो, और साइन ऑफ साइन इनवर्स को सिमिलरली इसको भी आप एक्स लिख सकते हो। अब ध्यान देने वाली बात है कि साइन इनवर्स आ गया तो इसका डोमेन क्या होता है सर, ये एक्स जो है -1 से 1 होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिए, ठीक है। सिमिलरली आप कॉस इनवर्स कॉस एक्स को एक्स लिख सकते हो, लेकिन एक्स कहां होना चाहिए सर, अगेन दिस फ्रॉम 0 to π, मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए। और अगर मैं कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स लिखता हूं, देन दिस एक्स मस्ट बी -1 से 1 होना चाहिए, एंड देन दिस इज इक्वल टू एक्स। तो बस ध्यान रखना है मुझे, जो मैंने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाले टेबल जो बनाई थी ना, बस वो अपने दिमाग में रखो। ये फॉर्मूले आप हर चीज के लिए वैलिड है। तो फिर आप किसके लिए कर सकते हो सर, टेंजेंट के लिए भी कर सकता हूं मैं। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स का होना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मीन्स -π/2 से π/2, बट इट इज ओपन इंटरवल नॉट क्लोज, ठीक है। सिमिलरली कॉट कॉस एक्स सेक के लिए सबके लिए सेम फॉर्मूले बना सकते हो। तो मैंने एक जनरल फॉर्मूला आपको लिख के दिखा दिया ये वाला, ठीक है। तो अब इससे एक क्वेश्चन देखिए अब कितने आसान हो जाते हैं मेरे। क्वेश्चन नंबर 4 किया था हमने, तो थोड़ा सा एक बार रब कर देता हूं इसको, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया साइन इनवर्स साइन क्या होता है, अगर ये एंगल इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है तो आंसर मेरा डायरेक्टली ये होगा। लेकिन ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है क्या सर, नहीं आ रहा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लेके आने का तरीका क्या है, जो मैंने यहां पे करवाया वो सेम है। सो इसको मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स साइन पाई प्लस 2π/5, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो। सो दिस इज अगेन बिकम साइन इनवर्स, चीजें वही है देखो, माइनस का साइन 2π/5 हो जाएगा। इस माइनस को अंदर ले जाओ, इस माइनस को जैसे ही अंदर लेके गया, अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन इनवर्स साइन को मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूं जब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तो है बिल्कुल है। तो इसका मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यही तो है, प्रिंसिपल वैल्यू यही है, दैट्स इट। सिमिलरली आप इसको कर सकते हो, तो जैसे ही मैंने इसको π/3 में चेंज किया, -π/3 में कहां पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, तो योर डायरेक्ट आंसर इज दिस। ध्यान रखना है कि हमेशा फॉर्मूले लगाते टाइम ये, या फिर कोई भी, ठीक है, सिर्फ इस फॉर्मूले की बात नहीं, अगर आपको कोई भी चीजें आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बताई जाती है, तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दिमाग में रखनी है। अगर ये चीज वैलिड है तभी वो फंक्शन क्या होता है मेरा, तभी वो फंक्शन वैलिड होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तभी बनता है वो, अदरवाइज आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, दैट्स इट। सो ठीक है, बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस होप शो नहीं देगा वो, अगर ऐसे देता है तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए कैसे करने हैं।
सो दिस इज ऑल अबाउट योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेरे हो चुके हैं। तो होप सो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो कमेंट ज़रूर करें, बताएं हमें, लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उस चीज़ को इम्प्रूव किया जाएगा और आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। दैट्स इट, आज के लिए इतना इनफ।